डिफेंस रिलेटेड फौजी भाई को नमस्कार। आज हम लोग कपिल भाई से और गोपाल कृष्ण सर से कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी ले लेंगे वीडियो को माध्यम से। अभी हम चलेंगे उनका वीडियो में। और क्यों नहीं छोड़ा, हम इन्हीं से पूछेंगे। पर क्यों नहीं छोड़ा? पूर्व सैनिकों की समानता के लिए, न्याय के लिए, स्वाभिमान के लिए, आत्मसम्मान के लिए। ऐसा शख्स हमारे साथ में आज जुड़ा हुआ है। केरला धर्मपत्नी है, वो भी बीमार है। आप मेडिकलों के चक्कर काट रहे हैं, उसमें से आपने 10-15 मिनट जो दिया है, मैं इसका धन्यवाद करता हूं। मैं ही धन्यवाद नहीं करता, हमारे जितने भी पूर्व सैनिक है जिन्होंने एडी पंजे की नौकरी करी है, वो भी आपका धन्यवाद करता है। अभी वो जानकार है। 1 साल का हमारा जो आंदोलन में जो देश भर के जो पूर्व सैनिक जितना भी है, वो अपना हक के बारे में जान चुका है, वो मांगने का तरीका भी पता है। लेकिन सब होने के बावजूद भी वो लोग किसी जगह पर सो रहा है। ऐसे में जो हमारा जो हक है वो आसानी से नहीं मिलेंगे। हमने जंतर मंतर में जो 14 महीने में हमने देखा, अकेला हमारा ही आंदोलन नहीं था, वहां पर कई आंदोलन हमने देखा। कई लोगों ने आंदोलन करके गया, एक एक दिन। एक मनरेगा था, उन्होंने 70 दिन का आंदोलन किया। उन्होंने केवल, उनका मांग इतना ही था, उनको 100 दिन का जो रोजगार मिल रहा है साल में, वो 150 दिन चाहिए। और जो उनको वेतन जो मिल रहा है उसमें हर रोज 50 रुपया बढ़ोतरी करके मिलना चाहिए। पूर्व सैनिकों की, उन्हें जो जंतर मंतर के ऊपर बैठी है, रमेश जी हैं, विजय भाई हैं, कपिल फौजी है, कि इन्होंने करोड़ों रुपये वहां से इकट्ठा किया। आप इसके ऊपर क्या कहना चाह रहे हो? देखो, सेना में सभी नौकरी करके आया है। सेना के अंदर एक कलेक्शन, सेना के अंदर भी हम सर्विस करते टाइम पर हम लोगों ने देखा होगा, कोई कैडर कर रहा है, कोई ट्रेनिंग कर रहा है। हाँ, रेजिमेंटल कटिंग भी होती है। उस जगह पर हम लोगों को यही बताया जाता है, एक भी पैसा कलेक्शन नहीं होंगे, पैसा कलेक्शन करना नहीं है। ये सब कुछ हमारा होता है। हम लोग कभी पोस्टिंग जाता है तो हमारा छोटा से ट्रूप के अंदर या हमारा प्लेटून के अंदर भी एक छोटा से सेंड ऑफ देशीय संगठन चल रहा है। करोड़ों रुपए अपने जगह पर लगा कर रखा है देशीय जवान का जो वेलफेयर का टैका लेके, लेकिन वो किसी भी जगह पर इस्तेमाल नहीं करता है। अगर उन्होंने, जो आजाद होने के बाद इतना साल हो गया, तभी से हमारा देशीय संगठन काम कर रहा है, तो अगर उन्होंने काम किया होने से जो जंतर मंतर पर 14 महीने का आंदोलन होना नहीं था, जो कि हमारा जो भी पेट भरना होना नहीं। लेकिन वहां पर इन्होंने अपना जगह पर जो उनका काम है, उन्होंने किसी जगह पर जाके बैठ जाता है, दिल्ली में मीटिंग पे चले जाता है, अफसर सामने बैठ जाता है, ये पीछे बैठ जाता है, नेता हवाई जहाज में नहीं दी है। और थोड़ी नहीं तो 81 सीट पे दी है। अगर मैं केरला की बात करूं तो वहां पर एक जो राज्यसभा सांसद थे चंद्रशेखर, उनको भी आप लोगों ने पटकनी दी है। पर जो हमारे पूर्व जेसीओ साहिबान, मतलब 101% वही सवाल उठा रहे कि ये फेलियर आंदोलन था। जबकि मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा ना तो पहले कभी हुआ, ना कभी आगे होगा। अरे फेलियर है। अगर मैं फेलियर की गिनती गिनवाने लग जाऊं, क्योंकि आपने सीधा बोल दिया तानाशाही की एक सरकार थी, फुल बहुमत की थी, वो आम जनता की बात नहीं सुन रही थी। अगर हम बात करें किसान आंदोलन की, तो उसके अंदर 800 के करीब शहादत हुई। और नेशनल मीडिया क्या, इंटरनेशनल मीडिया संयुक्त राष्ट्र तक वो मुद्दा गया और इनकी किरकिरी हुई। तब इन्होंने वो 3 बिल वापिस लिए। इसके अलावा आपने देखा होगा ओपीएस का, पुरानी पेंशन बहाली का, रामलीला ग्राउंड में आप लोगों के सामने आंदोलन हुआ। 5 लाख के करीब कर्मचारी पूरे देश से इकट्ठे हुए। वो आंदोलन में उनकी नहीं सुनाई दी। और आप लोग 14 महीने जंतर मंतर में बैठे। वहां पर पैरामिलिट्री के जो पूर्व सैनिक है, जिसमें आईटीबीपी, असम राइफल, भाई अपने बीएसएफ है, सीएसएफ है, ये अपना सीआरपी है, ये सारी चीजें इन्होंने कितने अनगिनत आंदोलन किए, इनके भी नहीं सुनाई दी। मतलब, लेकिन उन्होंने अपना दिन में, खास तौर पर मैं केरला का बता रहा हूं, केरला में जो लीग ने यहां पर फैमिली का मीटिंग रखा, मतलब ड्रेस कोड के साथ में फैमिली का मीटिंग रखा उसी दिन में, जो कि यहां से स्ट्रेंथ निकल के जंतर मंतर की तरफ ना जाए, जो कि अफसरों ने उनको यह समझाया हुआ है पर्दा का पीछे बैठ के, जो कि हमारा स्ट्रेंथ निकल के ना जाए। वहां पर जो लोग आके जगाने के लिए हम कोशिश कर रहा है, तो उनका मदद के लिए उन्होंने, सरकार को भी पता है, उनको मदद के लिए उन्होंने देशीय संगठन को छोड़ कर रखा है, मीटिंगें चलता ही है उनका साथ में।
तो ये साउथ इंडिया में खास तौर पर मैं बता रहा हूं, अगर ये कॉल अगर जंतर मंतर पर हो जाता है तो वहां पर लाखों लोग इकट्ठा हो जाता है, एक दिन के लिए लोग अपना टाइम निकाल कर आ जाता है। लेकिन साउथ से जो हमारा जो 3-4 स्टेट है, यहाँ से केरला, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, आंध्रा है, तेलंगाना है, ये स्टेट से लोग वहां पर नहीं आ पा रहा है। इसलिए नहीं आ पा रहा है, उनको यहां पर रोका है, यहां पर कोई ना कोई प्रोग्राम लगाकर रोका है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, 23 तारीख का जो हमारा 23 जुलाई का जो हमारा आंदोलन था, उसके एक हफ्ता पहले तमिलनाडु कन्वेंशन का जो प्रेसिडेंट वहां पर आए थे, एक लेडी नेता को लेके, उन्होंने वहां पर कन्नीमोड़ी जो सांसद है, उनको उनका प्रोग्राम चल रहा था विकलांग का, जो वहां पर एक बड़ा प्रोग्राम चल रहा था विकलांग, बिल्कुल उसी में कन्नीमोड़ी सांसद आया था, मेरे को मालूम है। तो उनको इनवाइट करने के लिए वहां पर आए थे, बगल में हमारे पास आए। हाँ, वो जंतर मंतर में पूछ के थे फोटो खिंचवाने के लिए बनाया हुआ है। उस संयुक्त मोर्चा ने क्या किया कि उसने कॉल कर दी पंजाब के अंदर कि हम 20 तारीख को जो कलेक्टर है उसके माध्यम से जवानों जो ऑफिसर के बाई हैंड, जिनको कहते हैं कि उनके हैंड के नीचे है जो संस्थाएं है, एक संयुक्त मोर्चा है, वो 20 फरवरी को वहां पर पूर्व सैनिकों को हर एक डिस्ट्रिक्ट में इकट्ठा करके कलेक्टर के ऑफिस में लेके जा रही। तो मतलब इसका एक इशारा था कि जंतर मंतर पे कोई व्यक्ति ना पूछ पाए। ये सेम वही चीज है। जैसे मैं केरला के बारे में आप बहुत ज्यादा जानते होगे, पर मैं जितना जानता हूं मैं उस हिसाब से, और जो उत्तर भारत के पूर्व सैनिक है या और संस्थाएं वो नहीं जानती होंगी। केरला सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा स्टेट है, एजुकेशन पर्सन है, पर मैं एक चीज देखता हूं वहां पे कि वहां पर पेंशन ले रही है, उनकी भी पर्ची काटी जा रही है 25,500, 30,000, 35,000 रुपये की। ये मेरे हिसाब से आपको नहीं मालूम होगा, मेरे को अंदरूनी जो बातें हैं केरला की वो मालूम है। अब जो सैनिक विधवाएं हैं 12,500 रुपये में गुजर। दिन पहले, मैं नाम नहीं लूंगा आपको, एक संस्था है, उस संस्था के बहुत सारे कोड वर्ड हैं, पीछे रजिस्ट्रेशन नंबर है, और उसको पूरा भारतवर्ष जानता है। अभी अभी फिलहाल उनकी मीटिंग हुई है केरला के अंदर, पूरे हॉल के अंदर एक ही ड्रेस कोड था, चाहे वो हमारी माता बहनें हैं या पूर्व सैनिकों, उनका एक ही ड्रेस कोड। क्या उन नेताओं ने पूरे केरला के पूर्व सैनिकों की आवाज कभी सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाने की कोशिश करी? इतनी बड़ी आप लोगों ने मीटिंग करी, इतने बड़े हॉल में करी, क्या कोई प्रस्ताव पास करा सरकार के लिए? क्या कोई निंदा प्रस्ताव पास करा वहां पे? नहीं, चाय पकोड़े खा लिए और पूर्व सैनिकों से चंदा इकट्ठा करके जेब में भर लिया। अरे हम तो फिर भी हैं उत्तर भारत के, हम इतने पढ़े लिखे नहीं है, हम इंग्लिश को नहीं जानते, हिंदी को नहीं जानते, आप लोग तो बहुत आगे बढ़ चुके हो। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है सर? देखिए, आपने जो बोला है ये बिल्कुल 100% सही है, जो कि हमारे एक संस्था है, जो देशीय संगठन है, जो केरला स्टेट एक्सर्विसमेंट लीग है, उसी के अंदर जो बिल्डिंग बना हुआ है, जो ऑफिस बना हुआ है, ये सब का पैसा जो पूर्व सैनिकों का है, उसी के अंदर जो मेंबरशिप लिया है उन्हीं का है। ये नहीं सोचना चाहिए 500 जो 1,000 रुपए जो डोनेशन दे रहा है, ये नहीं है। जो मैंने एक बात ये देखा, जंतर मंतर पर जो विडोस आए थे, विधवा बहन आए थे, उस टाइम पर उन्होंने अपना 500 रुपए लेकर आके पर्ची काटने आया था, तो उस टाइम पर हमारा नेतृत्व ने हमको ये बोला, लेडीज का पैसा नहीं काटना, उनको कोई पैसा नहीं देना, उनसे पैसा नहीं लेना। हाँ। तो मैंने उस टाइम पर मेरा मन के अंदर ये सोचा, इनसे पैसा नहीं, वो देने के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन हमारा वो नियम ऐसे है, जो हमारा पास जो हमारा विडोस, हमारा फैमिली पेंशन आ रहा है, उनका कोई पैसा नहीं है। लेकिन यहाँ केरला में फैमिली पेंशनर का तो एक ऐसी बात है, अगर मान लो मेरा मृत्यु हो जाता है तो मेरा आधा पेमेंट मेरा वाइफ को मिलना ही है। अगर मैं जो भी कर्जा बना कर रखा है, बैंक के अंदर लोन लिया होगा, ईएमआई कट रहा होगा, वो ये आधा पैसा से ही सब कुछ संभालना है। लेकिन मीटिंग के लिए उनको भी बुलाया जाता है। वो लोग अगर उनका स्ट्रेंथ के हिसाब से, ड्रेस कोड के हिसाब से, वो ड्रेस भी उनसे खरीदना है, 700-800 रुपए देके साड़ी ब्लाउज भी खरीदना पड़ता है। ये फैमिली पेंशनर जो जंतर मंतर में बैठा हुआ है, उस टाइम पर कईयों ने, मेरे को लेडीज ने यहाँ का मीटिंग के टाइम पर फोन किया, हमको बता रहा है आप लोग वहां बैठ के हमारे लिए कर रहा है, हमको तो 750 रुपए का साड़ी वगैरह खरीदना पड़ रहा है।
तो हमने उनको बोला आप लोग मत दो, आप लोगों को तो स्वतंत्र है, आप लोग इसके ऊपर जो हमारे जेसीओ जवान जो जिंदा है वो लोग आवाज उठाता है तो उनको दिखाने के लिए जो जंतर मंतर की तरफ दौड़ के आ जाता है, साथ में खड़ा होकर फोटो निकालता है। यही वहां पर हुआ है। ये अच्छा, तो मैंने मतलब खुलासा किया भी है, सोशल मीडिया का सामने बताया भी है, उसके लिए मेरा टाइम झूठ ने पीछे से झूठ ने आके सत्य के कपड़े पहन लिए। अब जब सत्य बाहर निकला नदी से नहा के तो उसको अपने कपड़े नहीं मिले और झूठ सत्य के कपड़े पहन के घूम रहा है। झूठ सत्य के कपड़े पहन के घूम रहा और सत्य नंगा घूम रहा, क्योंकि आज का जो समय है वो कलयुग है। आप जब आगे चलोगे तो आप पे आरोप लगेंगे, आपको बदनाम किया जाएगा, अनगिनत चीजें चली जाएंगी। आपने एक शब्द बहुत अच्छा बोला, ये उन हजारों विरोधियों के मुंह पे तमाचा है जिन्होंने जंतर मंतर की पैर खींचे, टांगे खींची कि जंतर मंतर पे 14 महीने में किसी भी पूर्व सैनिकों की विधवा माता बहन से 1 रुपये का चंदा नहीं लिया। अगर किसी से लिया तो वो पर्ची दिखाओ। अगर वहां जंतर मंतर पे चंदा चोर होते तो वो सबसे पैसा लेते, क्योंकि चोर के पास में चाहे कोई गरीब दे, चाहे कोई अमीर दे, चाहे कोई साधु दे, चाहे कोई सज्जन दे, चाहे कोई दुष्ट दे, चाहे कोई राक्षस दे, उसका तो काम है पैसे इकट्ठा करना। पर जंतर मंतर की ये बात तो मेरे को भी नहीं मालूम कि अभी तक, जबकि मैं आप लोगों का साथी हूं, ये बात मैं और भी कन्फर्म करूंगा जेडब्ल्यू नलिन तलवार से कि जंतर मंतर पे किसी पूर्व सैनिक विधवा माता बहने की कोई पर्ची काटी है। अगर पर्ची नहीं कटी है तो विरोधियों के मुंह में सर उन्हीं की जुबान वापिस डालने का काम कपिल भाई करेगा कि ये देखो कि 14 महीने के जो आंदोलन है उसमें एक इतिहास रचे। सर मैं अपनी लास्ट बात लेता हूं आपसे। आप लोगों ने जो 14 महीने में जो सहा है, क्योंकि आप बहुत पुराने पेंशन आए हुए हो और उस समय के पेंशन आए हुए हो जब कैंटीन में, आजकल के आदमियों को तो पता भी नहीं होगा, कैंटीन में भी अगर सामान कोई लेते थे, जैसे कि अपने मिक्सर ग्राइंडर ले लिया, तो अगर वो 1500 रुपये का आया तो उस समय इतनी वेतन नहीं होता था, तो वहां पर कैंटीन मैनेजर के साइन लेके लेटर अप्रूवल करवा के और उसकी किस्त बना दी जाए करती 1500 रुपये की कि हर महीने 400 रुपये देगा, फिर अगले महीने 400 देगा, फिर 400 देगा, 300 देगा। ये बात आप उस समय के रिटायरमेंट आए हुए, आज वाले तो ये सोचेंगे कि नहीं ऐसा नहीं होता था। नहीं, उस समय ऐसा होता था कि कैंटीन मैनेजर ही फाइनेंस करता था, मतलब कोई सामान लेने के लिए कि वो हर महीने अपनी किस्त में वो दे दे, क्योंकि हमारा कैंटीन अफसर से दस्तखत लेके ये वो पीएससी टेस्ट लिख रहा है, बिल्कुल सर, या तो सिक्योरिटी गार्ड में ड्यूटी कर रहा है, जो कि उनका पेंशन आधा हो गया, तनख्वाह का आधा पेंशन हो गया, उसमें से आधा कट के कम्यूटेशन में हो गया। अब उसने हो सकता है अपना मकान का काम पूरा करने के लिए उसमें से और एक ईएमआई भी बनाया होगा, तो उसको नौकरी करना जरूरी होता है, नौकरी के पीछे भागता है, वो नेता नहीं बन सकता। लेकिन नेता वही है जो 60, 70, 65 जो सेना भवन बना रहा है, सैनिक भवन बना रहा है, पूर्व सैनिक भवन बना रहा है और युद्ध स्मारक बना रहा है। ये भी है युद्ध स्मारक। देखो हमारी इज्जत कौन देना चाहिए? पब्लिक देना चाहिए, तो सरकार देना चाहिए। युद्ध भवन बनाओ, जो कुछ भी बना के हमको वो इज्जत करना चाहिए, स्मृति भवन बनाओ। लेकिन हमारा जो पूर्व सैनिक नेता जाके किसी जगह पर देखेंगे इस जगह पर युद्ध स्मारक बनाएंगे, तो उसके लिए कम से कम 25 लाख रुपए खर्चा होगा। तो 25 लाख रुपए खर्चा होगा, मीटिंग में बता देंगे सभी ने देना है। अब सभी मुंह एक दूसरे के मुंह में देखेंगे, देना तो पड़ रहा है, क्या करेंगे? तो बोल रहा किस्त में ले लेंगे, किस्त में ले लेंगे, कोई टेंशन नहीं लेंगे। हाँ, जबकि सरकार को बनाना चाहिए रिटायरमेंट, यही मैं बता रहा हूँ। वो संस्थाओं का लेटर, उन संस्थाओं को सरकार को लिखना चाहिए युद्ध स्मारक के लिए, सैनिक भवन के लिए, पर वो अपनी जेब भरने के लिए वो खुद ही पूर्व सैनिकों से चंदा इकट्ठा करके अपनी जेब भरने लग जाते हैं। बहुत सर बिल्कुल वो बताएंगे। देखो अगर आप 50,000 रुपए देना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने किस्त बना दो, 5 किस्त बना दो, 10,000 के 700 देते रहेंगे। लेडीज भी देंगे, विधवा भी देंगे, जो कि अगर वो ये बात हमको बोल रहा है, मैं जंतर मंतर में बैठा है तो उस टाइम पर मेरे को जो मैसेज देके बता रहा, नंबर में जुड़ रहा था ना, लोग देख रहा है, तो हमने उनको बोला आपका हैसियत नहीं है तो आप मत दो। तो क्या बोल रहा है, साल में 2 बार डीए बढ़कर आता है, ये मीटिंग में आने की वजह से मिल रहा है,
अगर ये मीटिंग में हमने आना बंद कर देंगे तो हमारा जो साल में 2 बार हमारा डीए भी नहीं बढ़ेंगे। तो ऐसे गुमराह ब्रेन वॉश करके रखा है। वो जो वीडियो है ना, वो उसका हस्बैंड का नौकरी तक भूल चुका है। उसका हस्बैंड पहले किसी टाइम पर फौज में नौकरी किया था, बेल्ट बांध के नौकरी किया था। उन्होंने बहुत कष्ट उठाने के बाद, वो बाहर आने के बाद वो उसका पेंशन हमको मिल रहा है, ये तक लेडीज भूल चुका है, किस्त दे रहा है। ये मैं बता रहा हूं, आपने बताया ना पढ़े लिखे एजुकेशन दे, जो स्टेट के बारे में बता रहा हूं। जो आप बताइए, आप भी तो हरियाणा में है, वहां भी तो पूर्व सैनिकों का जो बड़ा बड़ा देशीय संगठन होता है, क्या वहां पर ये युद्ध स्मारक बनाने वाला बात हो, स्मृति भवन बनाने वाला बात हो, नहीं तो जो अपना ऑफिस बनाने वाला बात हो जा रहा है, तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और इसमें मैं ये कहूंगा कि ये जो व्यक्ति इस तरह का काम कर रहे हैं, ये न तो सैनिक है, ये एक तरह से फ्रॉड व्यक्ति है, जो पूर्व सैनिकों की जेब से पैसा इकट्ठा करके भावनात्मक जो खेल खेला जाता है, उस खेल के द्वारा ये अपने जेबों को भर रहे। ये तो मैं समझ में आ गया सर आपका। एक बात ये भी है सर, आपने सर जो फेसबुक के अंदर लिख रहा था, गोपाल कृष्णन को ये सब पूछने का अधिकार किसने दिया? जो केरला के अंदर बिल्डिंग बन रहा है, वो बन रहा है, ये क्यों जंतर मंतर में ये बातें बता रहा है, इसका अधिकार किसने दिया? तो मैं उनको ये जवाब दिया उसके अंदर, ये अधिकार हमने जो बात किया है आईएसएल का बड़ा अधिकारी से, वो हमारे पास आए थे, हमसे बात करने आए थे, हमने बताया था हम सरकार से मांग रहा है, सरकार को जो सरकार से मांग करके हम अपना आंदोलन कर रहा है। तो इसी के बीच में हमारा ही रैंक है, इनको थोड़ा अच्छा नहीं लगा, तो इन्होंने, क्योंकि वो उनका मन भी बोल रहा है ये गलत है, लेकिन वो मजबूर है, उनसे किसी ने कहला रहा है, किसी ने उनको बोल रहा है इसके लिए ये जवाब लिख दो आप। मैं आपको ये भी बता रहा हूं, जंतर मंतर का कोई भी मैं गोपाल सर मैं आपको जवाब देता हूं इसका, जो आपसे जवाब मांगते हैं। इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग, उसका जो रजिस्ट्रेशन हो रखा है, उसका रजिस्ट्रेशन इस आधार पे हो रखा है भारत सरकार से कि वो पूर्व सैनिकों की संस्था है। मतलब वो आपकी भी संस्था है, मेरी भी संस्था है, फलाने की भी संस्था है और दक्कड़ की भी संस्था है। इसका मतलब ये नहीं कि हमने सदस्य लिए नहीं लिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के हिसाब से वो ना तो हमारे को मना कर सकते सदस्य बनने के लिए, और ना ही दूसरी चीज। पर अब हम ये देखते हैं कि ये 64 और 65 में फील्ड मार्शल करिप्पा जी ने क्यों खड़ी करी थी। एक तरह से फील्ड मार्शल करिप्पा जी की जो सोच थी अपने वर्ग के लिए, पूर्व सैनिक अधिकारियों के लिए, वो बहुत बड़ी उनकी एक सोच थी। पूर्व सैनिकों के लिए उसकी सोच नहीं थी, क्योंकि उन्होंने जब ये लीग खड़ी करी तो उन्होंने जो सदस्य बनाए थे, वो सदस्य सिर्फ रिटायर्ड ऑफिसर बनाए। तरफ लीग के अंदर जो एक प्लेटफॉर्म बनाया गया राजनीतिक में जाने के लिए, मतलब इसको जवानों की पे पेंशन, वो बहुत अच्छे जनरल थे, पाकिस्तान को धूल चटाई थी, पर नहीं, उन्होंने जो पूर्व सैनिकों का स्टेटस कम किया, वो उसका अगर किसी को मतलब क्या कहते हैं कि शुक्रिया जा रहा है, धन्यवाद जा रहा है, तो वो जा रहा है फील्ड मार्शल करिप्पा जी ने, जिन्होंने जो पूर्व सैनिकों का स्टेटस एक लेबर, एक मजदूर के समान लाके खड़ा किया। क्योंकि जो फर्स्ट पे कमीशन और सेकंड पे कमीशन में पूर्व सैनिक शामिल नहीं थी। पहले होती थी डिफेंस पेंशन कमेटी, पे पेंशन कमेटी, और वो होती थी सिर्फ छोटे रैंक के सैनिकों के लिए। जो अपर रैंक था, जो ऑफिसर रैंक था, वो सिविल के जो पे कमीशन थे उनमें शामिल होती। फील्ड मार्शल करिप्पा जी ने जबरदस्ती पूर्व सैनिकों को और सर्विस पर्सन वालों को थर्ड पे कमीशन में लेके आए, और थर्ड पे कमीशन 1973 में और फील्ड मार्शल 1974 में रिटायरमेंट हुई। तो मतलब फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने एक तरह से पूर्व सैनिकों के पेट और पे पेंशन को काटने का काम किया। अगर बात हम वन रैंक वन पेंशन की बात करें कि फील्ड मार्शल मानेकशॉ की सहमति से पूर्व सैनिकों से वन रैंक वन पेंशन 1973 में ली गई। फील्ड मार्शल मानेकशॉ की सहमति से पूर्व जो जवान थे, पूर्व सैनिक थे, उनकी पेंशन को 76% से 33% पे लाया गया। तो ये सारा जो हो रखा है ये अलग है। वैसे
एक चीज और भी है कि जो फील्ड मार्शल मानेक शाह जो बने थे, वो जो भर्ती हुए थे वो एक जवान से भर्ती हुई थी। कितनी बड़ी है, कितना मतलब एक गौरव है हमारे लिए कि मनोबल बढ़ाता है कि एक नायक से, और वो भी एयरफोर्स के कोपल से वो फील्ड मार्शल तक पहुंचे हैं। और जवानों के लिए कोई उनका कोई खास नहीं है। हाँ, जवानों को स्टेटस कम करने में उनका भरपूर योगदान रहा है। तो मैं गोपाल जी, मैं लास्ट में आपका सिर्फ, बहुत लंबा हो गया वीडियो। आप लोगों ने जो जंतर मंतर पे 14 महीने निकाले अपने परिवारों को सबको छोड़ के, आप उसके बारे में क्या सोचते? आपने किस तरह से जंतर मंतर पे 14 महीने निकाले, जिसके अंदर मेरे जैसे हजारों जो सैनिक भाई थे आप लोगों को चोर बोलते थे, आप लोगों को मतलब गालियां देते थे, यहाँ तक बहुत मैं कह नहीं सकता ऐसी ऐसी गालियां आप लोगों को देते। दूसरे विजय भाई हैं दिल्ली से और बहुत सारे सैनिक भाई हैं, जेडब्ल्यू नलिन तलवार जी हैं। आपको इतना बदनाम करने के बाद में इतनी हिम्मत कैसे आई आप लोगों में कि आप लोगों ने आंदोलन से नहीं भागे? नहीं तो अगर इतनी कोई चीजें किसी व्यक्ति के मेरे बारे में बोलने लग जाए तो मैं आंदोलन से भाग जाऊंगा। मैं हाथ जोड़ दूंगा, भाई मेरे को आंदोलन नहीं करना, मेरे को जवानों की जायज मांगों के लिए कुछ नहीं करना। फिर भी आप लोग मतलब ये किस हिम्मत के द्वारा जंतर मंतर पे आप 14 महीने बैठे रहे? देखिए सर, प्रॉब्लम तो होता ही है, घर पे भी प्रॉब्लम है, वहां भी प्रॉब्लम है, लेकिन एक अच्छी नेतृत्व वाला संगठन को साथ में मिलके अगर हमने काम कर रहा है तो एक अच्छी एक चेन ऑफ कमांड बन जाता है उसके अंदर। मतलब वहां पर सांकेतिक करना है, परमिशन हमको 2 आदमी का 10 आदमी का इसी हिसाब से चलता है। तो लेकिन उस जगह पर कमांड करके रखना, और उस टाइम पर हमारा माइंड वॉश करने के लिए बहुत कुछ हमारे पास बहुत कुछ लोग आए थे जो हमें ये बोला तुम जंतर मंतर में आके क्यों बैठे हो घर पे। सबका सही संघर्ष कमेटी ने साथ में, लेकिन कोई नहीं आया। लेकिन इनका टांग खींच के तोड़ने के लिए कई संगठन खड़ा हो गया कई जगह पर। मैं आपको बताऊं, सुरेंद्र पहलवान का वहां भी वो फेडरेशन बना दिया, जो अपना वीर बहादुर सिंह वो भी एक फेडरेशन बना दिया। मैं बीच में रोकना चाहता हूँ। सुरेंद्र पहलवान ने अभी इलेक्शन लड़ा है लोकसभा का, और उन्होंने बताया कि उनके जो परिवार वाले हैं, उनकी वाइफ है, बच्चों ने भी उनको वोट नहीं दिया। उनको सिर्फ उनके वार्ड में सिर्फ 9 वोटें मिली हैं 94 वोट से, जो उनकी परिवार की। वैसे तो वार्ड में बहुत सारे होते हैं। तो सर, सुरेंद्र पहलवान का आपको नाम लेने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उनका परिवार ही उनसे तंग है, दुखी है, परेशान है। जिनके परिवार ने, जिनकी धर्मपत्नी ने ही उनको वोट नहीं दिया, और वो सार्वजनिक तौर पे ये मीडिया में कह रहे हैं कि मेरी पत्नी ने नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं उन सुरेंद्र पहलवान में और उनकी पत्नी में विश्वास की कमी है। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, इनका तो नाम लेने की कोई वैसे खास जरूरत भी नहीं नहीं है। वो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन सर उन्होंने आगे भी दूसरा मंच बना के वहां पर बैठा, ये सब कुछ क्यों कर रहा था। अभी आम आदमी पार्टी का प्रोग्राम जो केजरीवाल के साथ में जो जाके रामलीला मैदान में भाषण दे रहा था अफसरों के साथ में मिलके, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है और यहाँ पर दूसरा मंच बनाता है। अब यहाँ का पूर्व सैनिक, देश का पूर्व सैनिक उनको पहचान लिया, तो इसलिए वही उसका हार है। अगर उन्होंने, मैं आपको बता रहा हूं, 121 आदमी जो चुनाव लड़ा बीजेपी के टिकट पे, ये 121 आदमी एक बार भी जंतर मंतर पर नहीं आया। तभी जाके उन्होंने किसी पार्टी में टिकट लेने के लिए भागदौड़ किया, नहीं मिल रहा, रास्ता नहीं खुल रहा, तो उन्होंने बीजेपी का एक मीटिंग रख दिया जो अपना महाराष्ट्र में, बस चुनाव में उतर रहा है करके बोल। लेकिन जंतर मंतर पे आंदोलन चल रहा है, तो जंतर मंतर में पूर्व सैनिक बन के तो आ जाओ ना, अपना बैनर छोड़ो, पूर्व सैनिकों का बैनर लेके वहां पर पहुंचो। राजनीति नहीं चाहिए करके बोला तो राजनीति का ही बैनर लेकर आना चाह रहा है, लेकिन वहां पर आके एक बार भी वहां पर आके एक घंटे के लिए वहां पर नहीं आया। और जब लोकसभा इलेक्शन आ गया तो चुनाव का टिकट ले लिया, 121 जमीन में उतर गया। उसी टाइम पर भी यही बोल रहा है जो आरोपी, अपना जो एमएसपी, जो हमारा अग्निवीर, यही बातें यही बोल रहा है। लेकिन ये आर्मी का अफसरों का ही तानाशाही है। अभी जितना भी संगठन, जो देशीय संगठन बना है, उन्हीं के कंट्रोल में चलता है। पर्दा का पीछे वो बैठा हुआ है, उन्होंने सिलेक्शन किया हुआ नेता बैठा हुआ है। वो नेता पुराना टाइम का नेता है। जो नए लोग जो अभी करके आया हुआ है, 12 क्लास पढ़ाई करके फौज के अंदर का पूरी पढ़ाई पूरा होके बाहर आने के बाद उनको एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देंगे। अब वो भागदौड़ कर रहा है।
कोई भी किसी भी जगह पर अगर मान लो पीबीओआर को भविष्य में अगर आगे बढ़ना है, चाहे अपना पेंशन बचाना है, कुछ भी करना है, तो आगे निकलना पड़ेगा और जो संगठनों को आंदोलन करना पड़ेगा, संगठन को पहचानना पड़ेगा, संगठन का चाल को पहचानना पड़ेगा, संगठन को भी पहचानना पड़ेगा और अफसरों के सामने जो खड़ा ये होकर बोलना पड़ेगा। जो कि अभी देखो हर जगह पर जो अफसर से जो फौज के अंदर जो दरबार होता था, पहले हमने लिख के देंगे, उसके बाद हम वो सवाल उठाएंगे, यही होता था। यही चाहता है यहाँ भी, यही चाहता है ये लोग, ये देशीय संगठन यहाँ भी उसी जैसा डरा के धमका के रखा। ये जो जवानों के नाम से जो संगठन बने हैं, हमने हक मांग रहा है सरकार से। हर डिपार्टमेंट के अंदर यूनियन बना हुआ है, कर्मचारी यूनियन अलग है, अफसरों की यूनियन अलग है, तो हमारा भी पीबीओआर का अपना एक यूनियन होना जरूरी है। जो पीबीओआर का यूनियन हमारे लिए हक मांगेंगे, अगर उसके लिए अगर काम करेंगे तब कामयाब होगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं होगा। जो कि जो हमारा पेंशन के ऊपर कैंची चलाने के लिए ही तो अग्निवीर लेकर आया था। जो भी है सबको पता, सैनिकों के नाम से चंदा इकट्ठा करते हैं और अपने घरों को भरते हैं, और जैसे ही जंतर मंतर पर कोई आंदोलन चलता है तो ये अपने पूर्व सैनिकों को, अपने जिले के पूर्व सैनिकों को गुमराह करते हैं कि हमारा उन जंतर मंतर पे जो पूर्व सैनिक है जो आंदोलन करे उनके साथ में हमारा समर्थन है, पर इनका समर्थन नहीं रहता। सिर्फ ये गुमराह करते हैं, वहीं पे बैठ के ना ये जंतर मंतर पे आते, ना उनका समर्थन करते, ना ही कभी ये कोई पत्र लिखते भारत सरकार को कि हमारी जवानों की जायज मांगे ये है। इनसे बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है पूर्व सैनिकों को। इसके बारे में मैं कई दिन पहले से भी सोच रहा था। ऐसा नहीं है कि पूर्व सैनिक आज ही जागरूक हुए हैं, नहीं, पूर्व सैनिक बहुत पहले से जागरूक है। अगर हम बात करें 1947 के बाद से ही पूर्व सैनिक जागरूक हैं, पर जो पूर्व सैनिकों के ठेकेदार बने और ठेकेदारों के पे बोले ही नहीं, कभी उन्होंने मेजर जनरल की फाइल को देखा ही नहीं कि वो मांग क्या भेज रहे हैं भारत सरकार से। अगर भारत सरकार में उनकी प्रधानमंत्री से भी बात हुई, रक्षा मंत्री से भी बात हुई, गृह मंत्री से भी मीटिंग हुई, मतलब भारत सरकार का ऐसा कोई मंत्री नहीं था जिनसे उनकी बात नहीं हुई 2015 में। पर वो जो डिप्टी प्रधान थे, डिप्टी अध्यक्ष थे, वो पीछे ही खड़े रहे दरी और कुर्सी बिछाने में। तो उनसे हमारे को सावधान रहने की। आप लोग आज अगर मैं कहूं तो आप दिल्ली में 14 महीने में कुछ अच्छा ना लेके आ सके तो आप बीमारियां पक्का लेके आए हुए, क्योंकि आज जब मैं पूछ रहा हूं जो पिछले 14 महीने वहां बैठे हैं, वो कोई ना कोई आदमी दवाइयां लेने के चक्कर में पॉलिक्लिनिकों में जा रहा है, मेडिकलों में जा रहा है कि मेरे को ये तकलीफ है 14 महीने। सर फिर भी मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। सर कुछ लास्ट में अपनी कुछ बात कहना चाहते हो तो सर मैं